हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के रिवीजन का ये डे 3 है और आज का वीडियो ये रिकॉर्डेड है। आज कोई लाइव क्लासेस नहीं हो सकेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेसिकली जो लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर शुरू किए थे इंट्रोडक्शन टू C++, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी में एक आखिरी टॉपिक हमारा रह गया था और वो है हमारा टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है? ठीक है, देखिए जब भी आप कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते हैं C++ लैंग्वेज में, है ना, जब भी आप C++ लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम करने के दौरान आपको कभी कभी क्या होता है, एरर भी देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने C++ में कोई प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम को जब आप कंप्यूटर पर कंपाइल कराते हो, है ना, या रन कराते हो तो उस वक्त आपको कभी कभी एरर भी देखने को मिलता है। इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरर को हम लोग बग बोलते हैं, BUG बग, है ना। एरर को क्या बोलते हैं? एरर को हम लोग बग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एरर होता है ये कितने प्रकार का होता है वो हम लोग को पढ़ना है। जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल कराते हैं या रन कराते हैं तो उस दौरान आपको कभी कभार आपको जो है एरर देखने को मिलता है। तो ये एरर यानी ये बग, है ना, कितने प्रकार का होता है? तो ये एरर जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हम लोगों का सिंटेक्स एरर, ठीक है, दूसरा हम लोगों का सिमेंटिक एरर, तीसरा हम लोगों का टाइप एरर, फोर्थ हम लोगों का लॉजिकल एरर और फिफ्थ हम लोगों का जो है वो है हम लोगों का रन टाइम एरर। अब यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले सिंटेक्स एरर किसको बोलते हैं, है ना। तो C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है ना। जैसे आप इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो इंग्लिश में रूल है, जैसे टेंस, है ना, टेंस उसमें रूल बताया जाता है किस तरीके से जो है सेंटेंसेस होता है। तो उसी प्रकार से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी रूल्स है ना। इन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। इन रूल्स को क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। तो अगर आप C++ में कोई प्रोग्राम लिखें और आपने रूल को फॉलो नहीं किया, है ना, जो रूल बताया गया है उस रूल को आपने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते आपके प्रोग्राम में एरर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते हैं, है ना। यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम लिखने के दौरान आपने रूल्स को, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण एरर पैदा हुआ, उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एरर को हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एरर अकर्स। ये एरर कब पाया जाता है? व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मिसयूज्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल होता है उसको जब आप मिसयूज़ करते हैं, उसके चलते जो एरर आता है उस एरर को हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। नाउ सेकेंड, सिमेंटिक एरर। ठीक है, सिमेंटिक एरर का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्टेटमेंट या कोई इंस्ट्रक्शन लिखा जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, है ना। कोई आपने इंस्ट्रक्शन लिखा जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, तो उसके चलते जो एरर पैदा होगा उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेंटिक एरर बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने दिस एरर अकर्स व्हेन स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल। ये एरर कब आता है? जब आपका स्टेटमेंट जो होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। नाउ थर्ड इज टाइप एरर, है ना। टाइप एरर किसको बोलते हैं? तो अभी थोड़ा सा इस एरर को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन चलिए तब भी समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अनसुटेबल डेटा टाइप इज़ यूज्ड। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के दौरान अगर आप अनसुटेबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके चलते जो एरर होगा उसको हम लोग कहेंगे टाइप एरर। इसको जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग से हट कर बात करें हम लोग, तो अगर आपसे कहा जाए कि ABC किस प्रकार का डेटा है, तो ABC जो है क्या वो इंटीजर डेटा है? क्या आप कह सकते हैं कि ABC ये इंटीजर है? आप बोलेंगे नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो अगर आप किसी जगह पर, है ना, प्रोग्रामिंग में किसी जगह पर वहाँ इंटीजर डेटा का ज़रूरत हो और वहाँ पर आप कुछ दूसरे टाइप का डेटा का इस्तेमाल करने लगें और उसके चलते जो एरर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे टाइप एरर, है ना। यहाँ पर मतलब किसी
प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में किसी खास तरह का डेटा टाइप का इस्तेमाल होना है, लेकिन वहाँ हम लोग किसी दूसरे टाइप का डेटा का इस्तेमाल करने लग गए, उसके चलते जो एरर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टाइप एरर कहेंगे। बाकी डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से, हमारा जो अगला चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर होगा, वो हम लोग वहाँ पर डेटा टाइप को काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ फोर्थ इज लॉजिकल एरर। अगला जो हमारा एरर है, एरर का टाइप है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, लॉजिकल एरर। कहता है व्हेन वी यूज़ रॉन्ग लॉजिक इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जब आप C++ में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, है ना, C++ में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने वहाँ पर गलत लॉजिक लगाया। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि लॉजिक कहना किसको कहते हैं। जो लोग C++ पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, उनको तो समझ में आ रहा होगा लॉजिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो लोग प्रोग्राम भी डेवलप किए होंगे। लेकिन जो बिगनर्स है, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग अब तक नहीं किया है, उनको थोड़ा सा अभी आज की क्लास में दिक्कत हो सकता है कि लॉजिक का मतलब क्या होता है। देखिए लॉजिक का मतलब सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया है तब भी समझा देते हैं आप लोगों को। आप लोग मैथ्स बनाते हैं तो मैथ्स में आप लोग को क्या लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, आप उसमें कोई ब्रेन लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगा, है ना, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला जाएगा, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि लॉजिक। जैसे कहा जाता है कि मैथ्स का ये सवाल का आपने सॉल्यूशन कौन से लॉजिक को लगा करके किया, ठीक है, कौन सा दिमाग लगाया, कौन सा लॉजिक लगाया। तो उसी तरीके से जब हम लोग C++ में प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो वहाँ भी हम लोगों को लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने गलत लॉजिक लगा दिया तब को रिज़ल्ट गलत मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको गलत रिजल्ट मिलता है गलत लॉजिक लगाने की वजह से, तो ये भी एक एरर होगा जिसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल एरर। नाउ लास्ट, दिस इज़ रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर यानी जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, जब आप C++ में लिखे गए प्रोग्राम को रन कराते हैं और रन कराने के दौरान ही आपको एरर के बारे में पता चले, तो इस टाइप के एरर को हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है अ रन टाइम एरर इज़ दैट, है ना, अ रन टाइम एरर इज़ दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। रन टाइम एरर पाया जाता है कब, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, जब आप प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं, उस वक्त एरर आपको नज़र आता है, उससे पहले नहीं। प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम को पहले हम लोग कंपाइल कराते हैं, पहले तो प्रोग्राम को आप लिखते हैं, देन कंपाइल कराते हैं, देन रन कराते हैं। ये 3 स्टेजेस है यहाँ पर। ठीक है, मुख्यतः 3 स्टेजेस है, ऐसे तो और भी स्टेजेस हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ, लेकिन मुख्यतः 3 चीज़ आप लोग देखते हैं। स्टूडेंट जनरली 3 चीज़ देखता है कि पहले वो प्रोग्राम कोड को टाइप करता है, फिर उसको कंपाइल कराता है, कंपाइल करने के दौरान पता चल जाता है कि कुछ एरर है कि नहीं है, उसके बाद अगर एरर है तो एरर को सुधार लिया जाता है, देन फाइनली आप रन कराते हैं। लेकिन कुछ एरर ऐसा है जो कि प्रोग्राम को कंपाइल करने के दौरान पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, कुछ एरर ऐसा है जो प्रोग्राम को जब आप कंपाइल कराते हो उस वक्त पकड़ में नहीं आता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन कराने जाते हो तब आपको पता चलता है कि एरर है। तो इस प्रकार का एरर जो प्रोग्राम के रन करने के दौरान आपको मिले उसको हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, अगर आप C++ में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो एरर है ये आपको रन टाइम पे ही पता चलता है, कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये रन टाइम एरर का एग्जाम्पल है, डिवाइड बाय ज़ीरो। नाउ ये तो हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्शन टू C++। ठीक है, नाउ सेकेंड जो चैप्टर है वो हम लोगों का है पढ़ना डेटा टाइप्स, लेकिन हम लोग डेटा टाइप अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रोग्राम्स सीखेंगे, है ना, कि प्रोग्राम्स किस तरीके से C++ में लिखते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि थ्योरी तो स्टूडेंट्स जो है वो तो रट करके भी काम चला लेते हैं या थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ होता है हमारा C++ प्रोग्रामिंग में, वो है प्रोग्राम। C++ में प्रोग्राम लिखना, समझना, आउटपुट बताना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। ये सभी स्टूडेंट्स सही तरीके से नहीं कर पाते हैं अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग कहें कि प्रोग्राम क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, कि सबसे पहले कि प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है टोकन का, ठीक है, टोकन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके इस्तेमाल से हम लोग क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग C++ में एक छोटा सा प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिखेंगे, उसका जो है एलिमेंट्स को समझेंगे कि वो क्या क्या किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए C++ में हम लोग जो है प्रोग्राम तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दिया जाए कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं, जो लिखा आपने उसको कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड, जो आपने प्रोग्राम लिखा वो क्या कहलाता है? वो सोर्स कोड कहलाता है। प्रोग्राम आप कहाँ लिखते हैं? तो आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, है ना, C++ का जो कंपाइलर है वो इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर जा कर के आप प्रोग्राम कोड टाइप करते हैं। तो जो आपने कोड टाइप किया उसको क्या कहते हैं? उसको सोर्स कोड कहते हैं। फिर सोर्स कोड को क्या किया जाता है? सोर्स कोड को आप क्या कराते हैं? कंपाइल कराते हैं, ठीक है। सोर्स कोड को आप क्या कराते हैं? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने के बाद उसी कोड का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है। अगर प्रोग्राम बिल्कुल सही रहा तो, है ना, क्योंकि कंपाइल करने के बाद आपको हो सकता है प्रोग्राम में कुछ एरर मिल सकता है, तो आपको एरर सुधार देना है। जब सारा एरर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस सोर्स कोड को अगेन कंपाइल कराएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और भी प्रोसेस होता है, इसके बीच में लिंकिंग वगैरह भी होता है, उसको भी नहीं बता रहे हैं। तो सोर्स कोड, देन ऑब्जेक्ट कोड, एंड देन फिर आप इसको क्या कराते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं। जो आप एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम को रन कराना, वो क्या होता है? वो होता है exe फाइल, exe फाइल। तो आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं वो कैसा फाइल होता है? उसको हम लोग कहते हैं सोर्स फाइल, ठीक। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो जिस फाइल में स्टोर होगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड देन exe फाइल। और यही exe फाइल जो है, ये exe फाइल को आप क्या कराते हैं? रन कराते हैं। exe फाइल को क्या कराते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट या कहते हैं रन कराना। इसी exe फाइल को आप एग्जीक्यूट या रन कराते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखें कि सोर्स कोड को क्या कराते हैं? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए क्या होता है? ठीक है, फॉर कंपाइलर, ठीक है, सॉरी, फॉर कंपाइलेशन, फॉर कंपाइलेशन वी यूज़ कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंपाइलर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी C++ में सोर्स कोड यानी जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंपाइल कराने के लिए हम लोग को ज़रूरत होता है किसका? कंपाइलर का, ठीक है। तो ये छोटा सा बात है, ये जानकारी में हम लोग को रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एक C++ में प्रोग्राम को लेकर के। C++ में हम लोग एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उसको किस कंपाइलर पर या किस सॉफ्टवेयर पर हम लोग रन कराएंगे? उसको कराएंगे टर्बो C++, है ना, IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि IDE का फुल फॉर्म क्या है, आपको केवल जानकारी के लिए, है ना। तो टर्बो C++ IDE ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पर हम लोग, जिसको कि हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और फिर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहाँ पर हम लोग कोड टाइप करेंगे, ठीक है। तो टर्बो C++ हम उसके अकॉर्डिंग यानी इस सॉफ्टवेयर पर या इस कंपाइलर पर जो कोड रन करेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर चेंज होता है तो कोडिंग में थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है ना। तो हम लोग जो भी कोड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो आपका टर्बो C++ कंपाइलर पे क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम कोड लिखते हैं, सबसे छोटा। यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये है, इसको कहते हैं हैश इंक्लूड। आपको याद रखना है कि प्रोग्राम कोड
लगभग सारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं, वो रेयर केस में होता है, जहाँ होगा वहाँ पर को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि सारा चीज़ को स्मॉल लेटर में लिखना है, कोई भी चीज़ को कैपिटल में नहीं लिखना है, ठीक है। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच, ठीक है, हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच। क्या होता है, क्या काम करता है, आगे जानेंगे। फिलहाल पहला लाइन C++ प्रोग्राम का पहला लाइन है ना, ये हम लोग का होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंट मेन, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये फॉर्मेट है ना, एक नॉर्मल फॉर्मेट है C++ प्रोग्राम का कि पहला लाइन आप ये लिखना, सेकेंड लाइन आप ये लिखना, थर्ड लाइन ये लिखना और आखिरी लाइन ये लिखना, और इसके बीच में आपको वो कोड लिखना है जो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको C++ में कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा कि इस काम के लिए प्रोग्राम लिखिए, है ना, कोई आपको टास्क दे दिया गया कि इस काम के लिए प्रोग्राम लिखिए, तो उस प्रोग्राम में ये सब कोड कॉमन रहेगा। जो चीज़ एक्स्ट्रा या जो चीज़ लिखा जाएगा, जो डिफरेंट लिखा जाएगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट, ठीक है, सी आउट, ये एकदम एक साथ रहेगा, सी आउट। कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था सी आउट के साथ ये हम आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और सी आउट का मतलब मॉनिटर है ना। फिर यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर कक्षा, ऐसा। अभी मैंने क्या बोला था कि आपको सारा चीज़ स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ डबल कोट्स के भीतर जो मैंने लिखा है, कल के क्लास में बताया गया था कि डबल कोट्स के भीतर जो कुछ होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है फ्री है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप कैपिटल स्मॉल जो लिखना चाहें सो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ तो स्मॉल में होगा, लेकिन आप जो यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर आप लिखें उसमें कैपिटल स्मॉल लिखने का आपको आज़ादी होगा, ठीक है। तो सी आउट कंप्यूटर कक्षा, और ये लिखने के बाद लास्ट में सेमीकोलन। देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ये मैंने छोटा सा कोड लिख दिया ना, ये छोटा सा मैंने कोड लिख दिया। इस कोड से रिलेटेड क्या क्या सवाल आता है वो बता देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि iostream.h क्या है, ठीक है, iostream.h क्या है, कई बार एग्जाम में आया। iostream.h इज़ अ हेडर फाइल, इसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। जिसके साथ भी .h लग जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। बात को एकदम ध्यान से रखना। फिर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि C++ प्रोग्राम में मेन क्या होता है, मेन क्या होता है, ठीक है। तो मेन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, मेन इज़ अ फंक्शन। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया है। तो मेन क्या होता है, फंक्शन होता है। फिर एक सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता है कि C++ में कोई स्टेटमेंट एंड होता है तो स्टेटमेंट के अंत में क्या लगाते हैं, तो स्टेटमेंट के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। देखिए यहाँ भी सेमीकोलन लगाए हैं और यहाँ भी सेमीकोलन लगाए हैं, इसको एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, आप लोग बोल सकते हो सर यहाँ क्यों नहीं लगाएं, यहाँ क्यों नहीं लगाएं। तो कल के क्लास में आपको शायद याद होगा, कल के क्लास में बताया गया था पंक्चुएटर्स, दैट इज सेपरेटर्स। तो पंक्चुएटर्स में ये आता है, मतलब सेपरेटर की ये लग गया मतलब यहाँ से नीचे अलग है, ये लग गया मतलब यहाँ से नीचे अलग है। आपको कल पंक्चुएटर्स पढ़ाया गया था कल के क्लास में, यानी डे 2 में। डे 2 का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, आज तो डे 3 का है। तो वहाँ पर इस सिंबल को भी पंक्चुएटर्स बताया गया है, ये भी पंक्चुएटर्स बताया गया है, ये भी पंक्चुएटर्स बताया गया है, ये भी पंक्चुएटर्स बताया गया है, ठीक है। यानी पंक्चुएटर्स मतलब जो काम ये कर रहा है सेपरेशन का, ये उसी तरीके से ये सारा काम भी कर रहा है। इसलिए यहाँ भी सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये क्या है, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो मेन है, मेन के आगे मैंने क्या लिखा है, इंट, ठीक है। मेन के आगे मैंने क्या लिखा है, इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, है ना, इंटीजर टाइप का वैल्यू जिसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा, वैसा संख्या को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ इंट का मतलब हो गया इंटीजर। ये क्या है, मेन क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया गया, मेन इज अ फंक्शन, ठीक है। तो आपका जो कैलकुलेटर होता है, अब थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहे हैं, कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहे हैं।
आपका जो कैलकुलेटर होता है उसमें भी तरह तरह का फंक्शन होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीज़न भी होता है। तो आपके कैलकुलेटर में जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्लस का अगर आप काम किए 2 + 5 तो आपको क्या मिला, आपको 7 मिला। 2 और 5 कैसा संख्या था, इंटीजर था। 7 आपको रिटर्न हुआ, 7 कैसा था, इंटीजर था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लस है वो किस तरह का वैल्यू हम लोगों को रिटर्न किया, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न किया। ठीक है, प्लस जो आपका ऑपरेटर है आपके कैलकुलेटर में वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न किया, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर ये बताने का कोशिश किया जा रहा है मेन के आगे इंट लगा करके कि आपका जो ये फंक्शन है ना, आपका जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसी के सपोर्ट में यहाँ पर लिखा है कि जब आपका प्रोग्राम एंड, ठीक है, आप इसको एंड, हालांकि एंड तो ये आपको लग रहा है लेकिन आखिरी स्टेटमेंट तो ये है ना, कि जब भी आपका प्रोग्राम एंड होगा तो लास्ट में मैंने क्या लिखा, रिटर्न 0, यानी ये बोला फंक्शन कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और हम लोग इसके सपोर्ट में यहाँ पर मैंने लिखा भी कि रिटर्न 0। अगर इस प्रोग्राम में कहीं भी कोई एरर नहीं होगा तो ये 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये 0 रिटर्न हो जाएगा। सवाल पैदा ये होता है कि ये 0 रिटर्न किसको होगा। ठीक है, 0 रिटर्न किसको होगा, और 0 का मतलब क्या, तो 0 का मतलब इंटीजर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 0 नाम का इंटीजर वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सवाल पैदा ये होता है ये 0 रिटर्न किसको किया जा रहा है, तो इसका आंसर है कि 0 रिटर्न होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अभी काफ़ी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना डेप्थ आपके 12th लेवल के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बता दिया गया कि ये रिटर्न 0 जो होता है, ये 0 रिटर्न करने के बारे में जो बात हो रहा है वो 0 किसको रिटर्न करने के लिए कहा जा रहा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 मिल जाता है इसका मतलब ये प्रोग्राम सही है, पूरा प्रोग्राम सही है। अगर 0 रिटर्न नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ऊपर कहीं कोई ना कोई कहीं पर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई एरर है, इसलिए 0 रिटर्न नहीं हो पा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मेन के आगे अगर इंट अगर आप लिखते हैं तो क्लोजिंग ब्रेसेस से जस्ट पहले आप यहाँ पर रिटर्न 0 लिखेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे बुक में भी देखने को मिलेगा कि इंट की जगह पर यहाँ पर आपको वॉइड लिखा मिलता है। ठीक, ये भी सही है। ठीक है, वॉइड लिखा मिलता है। तो अगर वॉइड लिखा मिलता है तो आपके पास क्या है, तब आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना है, तब आप केवल रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न वाट, रिटर्न वाट, कुछ नहीं, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, और वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, इसलिए रिटर्न कुछ भी नहीं। और ये भी है कि अगर आप वॉइड लिखते हैं तो या अगर आप वॉइड लिखते हैं तो केवल रिटर्न लिख सकते हैं, या वॉइड लिखते हैं तो चाहे तो आप रिटर्न मत भी लिखो तो भी क्या है, हम लोगों का ये सही है। तो ये हो गया हम लोगों का एक C++ में छोटा सा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करेगा जो भी डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर कक्षा, और डबल कोट के अंदर जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, कंप्यूटर कक्षा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेट हो गया हम लोगों का, है ना। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फेर बदल किया। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंट लिखा था तो यहाँ पर आपको रिटर्न 0 लिखना है। अगर आप यहाँ पर वॉइड लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ मत लिखिए या केवल रिटर्न लिखिए। ठीक है, केवल रिटर्न लिखिए। नाउ अब हम लोग क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हम लोग को कुछ प्रोग्रामिंग कोड में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ये बोलें कि इस प्रोग्राम को अगर हमने एग्जीक्यूट कराया, प्रोग्राम को हमने रन कराया, तो ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन होगा और कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये प्रिंट करेगा क्या, कंप्यूटर कक्षा। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को रन कराने पर ये आएगा कंप्यूटर कक्षा। अब अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ऊपर रहे और कक्षा अगली लाइन में प्रिंट करे तो मुझको क्या करना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कोड में थोड़ा सा फेर बदल करना होगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा केवल /n। अगर आप /n लिख देते हैं तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कक्षा। क्यों, तो देखिए सी आउट का मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब है कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करना क्या, कंप्यूटर।
कंप्यूटर प्रिंट किया। \n, कल के क्लास में आपको बताया गया था \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कंप्यूटर प्रिंट करके आपका कर्सर यहाँ पर आया होगा। \n क्या करेगा, इस कर्सर को न्यू लाइन में भेज देगा, ठीक है, न्यू लाइन में भेज देगा। न्यू लाइन में भेजने के बाद फिर आगे क्या है, कक्षा लिखा हुआ है, तो इस कक्षा को न्यू लाइन में क्या करेगा, न्यू लाइन में ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल सीखा एस्केप सीक्वेंस का, ठीक है, कल के क्लास में बताया गया था एस्केप सीक्वेंस। जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं किया वो डे 2 का क्लास भी देख लेंगे, है ना। तो /n का मतलब होता है न्यू लाइन, तो कंप्यूटर प्रिंट करके /n से हमारा कर्सर जो है अगली लाइन में चलाएगा, फिर कक्षा ये क्या होगा, हम लोग का प्रिंट होगा। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने 2 प्रोग्राम देख लिया, ठीक है। एक में विदाउट /n क्या काम हुआ आप देखे थे, और अभी हमने /n लगा दिया तो फिर क्या काम हुआ या क्या आउटपुट आया वो आपने यहाँ पर देख लिया। अब आप लोग ये कोड देखिए, इस कोड में क्या है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ देखना आप, Cout डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा कंप्यूटर, याद रखना डबल कोट्स के भीतर जो कुछ आप लिखते हैं वो हूबहू कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रिंट करता है। तो Cout कंप्यूटर प्रिंट किया। फिर हमने ये जो आउटपुट ऑपरेटर है, ये आउटपुट ऑपरेटर को दोबारा हमने यहाँ पर लिखा, और फिर मैंने लिखा IND-L, ठीक है, IND-L। IND-L क्या करेगा कि जिस तरीके से कंप्यूटर प्रिंट करके कर्सर यहाँ पर रहा होगा, IND-L का काम भी वही है जो कुछ देर पहले /n का था। ये IND-L के चलते, इंड ऑफ लाइन का मतलब होता है, इसके चलते ये कर्सर न्यू लाइन में चला आएगा। न्यू लाइन में चले आने के बाद अगेन यहाँ पर बोलता है कि कक्षा को प्रिंट कीजिए, तो न्यू लाइन में कक्षा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ धोखे में मत रहना आप लोग कि अगर Cout कंप्यूटर और Cout अगली लाइन में कक्षा लिखें तो ये 2 अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। मान लीजिए इसको हम भूल गए कुछ देर के लिए, मान लो जी इसको हम भूल गए, ठीक है, इस तरीके से Cout कंप्यूटर और Cout कक्षा, और आप सोचेंगे कि ऐसा आउटपुट होगा, नहीं। ये अगर 2 लाइन इस तरीके से लिखा हुआ तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा कंप्यूटर कक्षा, एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, याद रखना, कंप्यूटर कक्षा एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, अगली अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। ये नहीं कि 2 अलग लाइन में लिखें तो अलग लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए आपके पास 2 ही चीज़ है, /n लगाना, ठीक है, या फिर IND-L लगाना। तो ये तो हो गया, अगर आप IND-L लगाते हैं तो ये आउटपुट होगा, ठीक है, और ये विदाउट IND-L, ठीक है, बिना IND-L लगाए। अगर हम लोगों ने यहाँ पर IND-L नहीं लगाया तो ऐसा आउटपुट होगा, IND-L लगाया तो आपका ऐसा आउटपुट होगा। तो इंड ऑफ लाइन इसका भी इस्तेमाल होगा आगे चल करके, तो हम लोग सीख लिए IND-L का काम भी। नाउ पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 तरह का कांस्टेंट के बारे में जाना था, इंटीजर कांस्टेंट, है ना, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसको रियल कांस्टेंट भी बोलते थे, फिर हम लोग का कैरेक्टर कांस्टेंट, और आखिरी में क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं जिस प्रोग्राम में हम लोग जो है चारों तरह के कांस्टेंट को प्रिंट कराना सीखेंगे। हालांकि स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे प्रिंट कराते हैं ये तो आप लोग यहाँ पर देख ही लिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ ये कोड आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने Cout 436, दिस इज इंटीजर वैल्यू, ठीक है, नो डबल कोट्स, कोई भी डबल कोट्स नहीं लगाया। अगर हम लोगों ने यहाँ पर डबल कोट्स लगा दिया होता तब वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता, ठीक है। तो 436 इज अ इंटीजर कांस्टेंट, कांस्टेंट हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट या लिटरल्स। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको कल डेफिनेशन में बताया गया था, फिक्स वैल्यू, ठीक है, दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम के रन करने के दौरान जो अपने वैल्यू को चेंज ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये चूंकि इंटीजर कांस्टेंट है, 436 लिखा हुआ है, तो Cout आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, 436 ही प्रिंट करेगा। IND-L से कर्सर मेरा यहाँ से अगली लाइन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है Cout 48.6, तो 48.6 क्या है, ये आपका रियल कांस्टेंट है, इसके बारे में भी कल हम लोग पढ़े थे। तो 48.6, फिर IND-L है तो कर्सर न्यू लाइन में। Cout सिंगल कोट्स के भीतर A लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगल कोट्स के भीतर। तो आपको याद होगा कल पढ़ाए थे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में कि सिंगल कोट्स में अगर सिंगल कैरेक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू जो दिख रहा है।
तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। फिर इंड एल्स न्यू लाइन में सी आउट अजीत सिंह, जो कि मेरा नाम है, डबल कोट्स के भीतर यहाँ पर लिखा है दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा अजीत सिंह। तो इस प्रकार से हमने कल तक यानी 2 क्लासेस में जो कुछ भी थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्रोग्राम देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लिखना पड़ता है। इसके अलावा कल हम लोग जो है डिफरेंट कांस्टेंट के बारे में पढ़े, उसको हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में यूज़ करके भी देख लिए। तो अब हम लोग ये कोड देखते हैं। इस कोड में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा। हैज़ इंक्लूड iostream.h, ये तो एज यूजुअल हम लोगों ने लिखा। उसके बाद हम लोगों ने लिखा अगली लाइन में हैज़ इंक्लूड conio.h। तो iostream.h ये भी हेडर फाइल है और conio.h ये भी एक हेडर फाइल है, यानी हमने एक और हेडर फाइल conio.h को यहाँ पर क्या किया है, शामिल किया है। और कोड में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, आपको कोड में चेंजेस देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पर लिखा CLRSCR और यहाँ पर देखने को मिल रहा है getch, ठीक है। क्या इसमें मिलता जुलता है, तो देखिए CLSCR के बाद भी हमने जो है ये ब्रैकेट दिया, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, और getch के बाद भी हमने ये पैरेंथेसिस दिया है, और यहाँ पर मेन के आगे भी क्या है, पैरेंथेसिस है। आपसे अगर पूछा जाए कि मेन क्या होता है, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने बताया कि मेन क्या होता है, तो क्या बोलते हैं कि मेन इज़ अ फंक्शन। उसी प्रकार से CLRSCR और getch क्या है, ये भी क्या है, ये भी फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन जो इसका जो भी अपना काम है, ठीक है, ये दोनों अपना काम तभी करेगा, ठीक है, जब आप अपने प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड conio.h लिखेंगे। याद रखना, ये दोनों तभी काम करेगा अगर आप अपने प्रोग्राम में conio.h इस हेडर फाइल को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अगर आप इस लाइन को मिस कर जाएंगे, है ना, इस लाइन को नहीं लिखते हैं और इन दोनों को लिखते हैं, तो आपके प्रोग्राम में क्या होगा, एरर होगा, दैट इज सिंटेक्स एरर, ठीक है। सिंटेक्स एरर जो रूल है, आप रूल के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, इसलिए सिंटेक्स एरर। तो याद रखना, अगर इन दोनों से काम करवाना है या इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में ये ज़रूर शामिल होना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, यानी कि आपके स्क्रीन पर पहले से कुछ आउटपुट था और आप चाहते हैं कि वो पूरा इरेज हो जाए और उसके बाद ये फ्रेश आपकी स्क्रीन पर आए। तो पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पर लिखेंगे। इसका काम क्या होगा कि वो पहले पुराना जो स्क्रीन पर जो पुराना आउटपुट है उसको इरेज करेगा, देन ये हाई एवरीवन इसको प्रिंट करेगा। और इस getch का काम क्या होता है कि उस आउटपुट को दिखाना, ठीक है, उस आउटपुट को दिखाना, जो कि आप प्रैक्टिकली कीजिएगा तो आपको ये फील होगा, है ना। यहाँ पर बोल चाल में आपको बता दिया जा रहा है कि ये क्या कर रहेगा, ये आउटपुट को दिखाएगा। काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम लोग अभी उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CLRSCR और getch इन दोनों को कहेंगे दीज टू आर लाइब्रेरी फंक्शन। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछता है, ठीक है, कि बताइए CLRSCR के लिए कौन सा हेडर फाइल होता है, तो आपको बताना होगा कि CLRSCR फंक्शन के लिए हेडर फाइल होता है conio.h। उसी प्रकार से getch इसके लिए कौन सा हेडर फाइल होता है, इसके लिए भी होता है आपका conio.h। हाँ, मेन एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, ठीक है तो फंक्शन तीनों, मेन भी है, CLSCR भी है, getch भी है, ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, इसके लिए कोई हेडर फाइल जैसा चीज़ पे भी बात नहीं होगा। हाँ, इन दोनों के लिए होगा। तो ये है हम लोगों का एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग एक हेडर फाइल को एक और हेडर फाइल के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इस हेडर फाइल से संबंधित 2 फंक्शंस को भी यहाँ पर देखें। और इनको समझने के लिए थोड़ा सा जो है आप प्रैक्टिकली जब जा कर के इसको देखते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से फील होगा। तो अगर इसको प्रैक्टिकली देखना है, अभी तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है, तो मेरा काफ़ी 2-3 साल पुराना वीडियो प्रैक्टिकल वाला है ना, क्लास 11 का प्रोग्राम प्लेलिस्ट में आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के ये कुछ प्रोग्राम्स जो है जो रन करके बताया गया है वो जा कर के आप वहाँ पर देख लेना। पुराना वीडियो होगा, काफ़ी पुराना वीडियो होगा, वहाँ पर प्रैक्टिकली करके वहाँ पर दिखाया गया है, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने आज देखा, 2-3 सिंपल सा प्रोग्राम्स दिखा। शुरुआत ऐसी होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डेटा टाइप्स पढ़ेंगे और फिर डेटा टाइप्स को पढ़ने के बाद फिर डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।